जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है 29 जुलाई है और 29 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा आप लोग। बताइएगा 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, क्या पूछा जाए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो वर्ष 1973 में आया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ में एक और प्रश्न है कि सर्वाधिक बाघ जो हैं वो भारत के किस राज्य में हैं, बताइएगा। सर्वाधिक बाघ, तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि 29 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। यह बाघ दिवस मनाना हम लोगों ने कब से शुरू किया है। ठीक है, कब से शुरू हुआ है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना कि कोकाबर्रा और एमू पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, नाइजीरिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या बोत्सवाना में। बताइएगा कि कोकाबर्रा और एमू पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं। एमू पक्षी वो होते हैं जिनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, जो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, और ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड को जो है वो दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। किस महाद्वीप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक नकल करने वाला पक्षी पाया जाता है, नकल करने वाला पक्षी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉयर बर्ड के नाम से जानते हैं। यहीं पर एक और जंतु पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में ही, जिसका नाम है प्लेटीपस। क्या नाम है बेटा, प्लेटीपस जंतु। ठीक है, यह एक विचित्र जंतु होता है जो ज़मीन में सुरंग बनाता है। क्या करता है, ज़मीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है। ठीक है, क्या करता है, पानी में तैरेगा, ज़मीन में सुरंग बनाएगा, और इसके 4 पैर होते हैं, और यह 4 पैर वाला जीव ऐसा है जो कि अंडे देगा। ठीक है, तो यह एक बड़ा विचित्र जानवर है जिसका नाम क्या है, प्लेटीपस जंतु है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। बाकी कोकाबर्रा और एमू पक्षी कहाँ पाए जाएंगे बेटा, तो न्यूजीलैंड में पाए जाएंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, जो कि सबसे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी जो है वो कौन सी है बेटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से या आलू उत्पादन से। बताइएगा, दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो सही आंसर दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से, तो बागवानी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से कहा है आंसर आप लोग ऐसे करिएगा, 2 का सी है या 3 का ए है, इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बागवानी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फल उत्पादन से कौन सी संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति। कौन सी है, सुनहरी क्रांति है। कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। ठीक है, इसके साथ में आलू उत्पादन से जो है वो गोल क्रांति संबंधित है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, झींगा उत्पादन से। ठीक है, और अगर यही पूछ लिया जाए खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो खाकी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, चमड़ा उत्पादन से। ठीक है,
खाकी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? तो चमड़ा उत्पादन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही है कि स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की थीम क्या थी? जनगणना की थीम क्या थी? तो हमारी जनगणना, आंसर करिएगा आप लोग, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो था वो बेटा कौन सा था? सिक्किम था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? तो नागालैंड था। अरुणाचल प्रदेश जो था वो कैसा था? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। क्या था बेटा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। कहाँ का था बेटा? तो अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? तो अपने यूपी वाले इस काम में बहुत आगे हैं, पता ही है, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते हैं इस मामले में। ठीक है, चलिए, तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बनावली, सुरकोटदा, कालीबंगा या लोथल से? बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य जो हैं वो बनावली से मिले हैं। कहाँ से? बनावली से मिले हैं। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पर है? तो लोथल भी गुजरात के अंदर है। ठीक है, जो आपका सुरकोटदा है, सुरकोटदा से हमको क्या मिले हैं? तो घोड़े की अस्थियां, मतलब घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, युगल समाधान। ठीक है, और लोथल से हमको क्या मिला है? बंदरगाह, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य रोपड़ से भी मिले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं से हमको क्या मिला है? नाव बनाने का कारखाना। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, लोथल से प्राप्त हुई हैं। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बनावली से हमको मिट्टी से बने हल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? कैनिंग ने, मैटकॉफ ने, डलहौजी ने या एल्गिन ने? बताइएगा कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो था वो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पांचवें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला कौन था? डलहौजी था। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिएगा, डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1848 से 1856 तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के समय में देखिए क्या क्या हुआ। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। बाकी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इसकी पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, इसी के शासनकाल में जो था व्यक्तिगत सिद्धांत आया था। कौन सा आया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, राज्य हड़प नीति।
और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले इसने किस राज्य को अपने अंडर लिया था, विलय किया था? सतारा का। कब? 1848 में। इसी ने कुशासन के आरोप में अवध को, ठीक है, अवध का विलय किया। और अवध का विलय कब किया? 1856 में। तब यहाँ का नवाब कौन था? तो नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? नवाब वाजिद अली शाह था। इन्हीं को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5वें प्रश्न का? सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छठा प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ? लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन या कानपुर अधिवेशन? जल्दी से बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन में जो था 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में, जिसमें नरम दल और गरम दल का विलय होता है। नरम दल प्लस गरम दल। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी अध्यक्ष करते हैं। फिर कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करती हैं? तो सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? अगस्त 1920 में। चलिए आगे बढ़ें। तो सही आंसर क्या हो गया छठे प्रश्न का? बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? नीलम संजीव रेड्डी, अनंत सैनम अयंगर, मीरा कुमार या गणेश वासुदेव मावलंकर? तो देखिएगा पहली लोकसभा जो थी वो कब से कब तक हुई? तो पहली लोकसभा जो थी वो 17 अप्रैल 1952 से, ठीक है, 4 अप्रैल 1957 तक चली। ठीक है, पहली लोकसभा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो चौथी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, जो कि क्या रहे हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। पहली बार ये हार गए थे, निर्विरोध राष्ट्रपति। इसके साथ में अनंत शयनम अयंगर जो थे वो पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और जो मीरा कुमार थी ये पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, चलिए तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, 8वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को न्यायिक अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 72 के अनुसार? बताइएगा। राज्यपाल को न्यायिक अधिकार की शक्ति किससे प्रदान की गई है? 8वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा पार्टी क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, राज्यपाल को जैसे कि क्षमादान की शक्ति, बस फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, बाकी जो है वो सारी सज़ाओं को माफ़ कर सकता है
अनुच्छेद 161 के अनुसार सेना वगैरह को भी नहीं माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल को न्यायिक अधिकार की शक्ति किससे प्रदान की गई है बेटा? अनुच्छेद 161 से। अनुच्छेद 213 में क्या है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 153 में क्या है? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया बेटा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। राज्यपाल को न्यायिक अधिकार की शक्ति अनुच्छेद 161 से प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन या होमी जहांगीर वामा? बताइएगा। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। जे थॉमसन जो थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? ठीक है, प्रोटॉन का नामकरण जो था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे इनको क्या कहा जाता है? तो परमाणु भौतिकी का पिता कहा जाता है। परमाणु भौतिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ में जो डॉक्टर होमी जहांगीर भामा हैं इनको भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है, ठीक है, या जनक कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है? जेनॉन, रेडॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन? अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं किस लेवल के प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतने दिन से क्लास चल रही है, कभी भी कोशिश यही रहती है कि प्रश्न आप लोगों के लिए रिपीट ना हो, ठीक है। तो रोज़ आप लोगों के लिए नए प्रश्न लाना भी एक चैलेंज होता है। तो बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। आप लोग हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें, हमारा सहयोग करते रहें आप लोग। तो देखिएगा, किस गैस का उपयोग जो है वो रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज के रूप में किया जाता है बेटा? तो सही आंसर हो जाएगा रेडॉन का। किसका? रेडॉन का किया जाता है। सही आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हुआ। और देखिएगा, यह एक कैसी, ये चारों की चारों कैसी हैं? अक्रिय गैस हैं। कैसी हैं? अक्रिय गैस हैं चारों, ठीक है। और जो रेडॉन है यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है। यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं होती है, ठीक है। और जब भूकंप वगैरह आता है तो किसके सबसे पहले कौन बताता है? तो यही रेडॉन गैस ही निकलती है। और यह रेडियो सक्रिय तत्व है। कैसा है बेटा? रेडियो सक्रिय तत्व है। जेनान जो है यह जल में घुलनशील है। कैसी है? जल में घुलनशील है। और इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आर्गन जो है ये देखो बिजली के बल्ब में भरी जाती है। देखो, आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों किस में भरी जाती हैं? बिजली के
बल्ब में, ठीक है, बिजली के बल्ब में भरी जाती हैं, आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों भरी जाती हैं, ठीक है। तो बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल या 7 अप्रैल को, बताइएगा। तो देखिएगा 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 18 अप्रैल को हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, 17 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को जो है हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है बेटा। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। 11वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न हम लोग पहुँचते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, 320 करोड़, 3600 करोड़, 1050 करोड़ या 1655 करोड़। तो देखिएगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना बच्चों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, जैसे कि उनको टैबलेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह वितरित करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने रुपए की व्यवस्था की है, 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। बस 320 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, मातृ वंदना योजना के लिए इन्होंने आवंटित किए हैं। इसके साथ में जो 1050 करोड़ है वो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और 1655 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आवंटित किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र कहाँ स्थित है, मथुरा, लखनऊ, बरेली या झांसी, बताइएगा। तो देखिएगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। मथुरा में क्या है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में बताऊंगा नहीं, कई बार बताया हूँ, तो आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बरेली में क्या है, तो देखिएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक है, अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। इसके साथ में यहीं पर जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, बरेली के इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। झांसी जो है, झांसी में क्या है, तो भारतीय चारागाह, क्या है बेटा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। और झांसी में ही राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र भी है। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 14वां प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर। करंट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक की सुरक्षा के लिए
राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में, हैदराबाद में, जयपुर में या नागपुर में? देखिएगा, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भैया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? लखनऊ हो जाएगा। कहाँ किया गया? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिएगा लखनऊ में क्या है, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। यहीं पर क्या है और बताइएगा? भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। इसी के साथ लखनऊ में और क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। और यहाँ पर क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, उपोष्ण बागवानी संस्थान है। और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। क्या है बेटा? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कितने प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए करा दिए हैं। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लिख लीजिएगा, केंद्र लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा। एक ही साथ लखनऊ के मैंने सारे करा दिए। कुछ और भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न बन जाएगा वो यही चारों हैं, पांचों हैं, ठीक है। तो सही आंसर 14वें प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें। 15वां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु? बताइएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है वो 41 बिलियन टन, कितनी? 41 बिलियन, ठीक है, टन नहीं यूनिट, ठीक है। 41 बिलियन यूनिट के साथ राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा, ठीक है। कौन रहा? राजस्थान। गुजरात और कर्नाटक जो है वो दोनों संयुक्त रूप से सेकेंड स्थान पर रहे, मतलब इनके यहाँ कितना हुआ? 30 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ। कितना उत्पादन हुआ? 30 बिलियन का यूनिट। और तमिलनाडु में जो है वो 28 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ तक 15 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, बताइएगा। थोड़ा सा आप लोगों से एक निवेदन ये है कि कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन, क्लास ख़त्म होने के बाद जो भी आप लोगों को क्लास जैसी भी लगे आप लोग कमेंट कर दिया करें। अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगे तो बुरी, बस एक कमेंट कर दिया करें। मुश्किल से 5 सेकंड का आप लोगों का समय जाएगा, बस एक कमेंट आप लोग कर दिया करें। अच्छी लगे तो अच्छी कर दीजिएगा, बुरी लगे बुरी लग कर दीजिएगा, या कुछ भी प्रश्न पूछना है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आज जो है हमने एक नई चीज़ शुरू की है कि जो पिछली क्लास में पढ़ाएंगे उसका तुरंत रिवीजन अगली क्लास में जो है वो रिवीजन करा देंगे। उनके जो भी प्रश्न होंगे उनका कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का रिवीजन करा दें, ठीक है। जैसा पहला प्रश्न था कल का कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ईगा स्विएटेक ने जीता था। कहाँ की थी? पोलैंड की खिलाड़ी थी, बताया था ना। उपविजेता कौन थी? कैरोलिना मुचोवा थी। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो मैंने बताया था ना, नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। फिर अगला प्रश्न था कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी बेटा? तो समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ये क्या बजाता था? बीणा बजाता था। इसी के दरबारी कौन थे? हरिशेन थे, ठीक है। हरिशेन कौन थे? दरबारी कवि थे। इसी को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। चलिए, फिर है तीसरा कि जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने बताया था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। फार्मोसा किसका नाम था? तो ताइवान का नाम था, बताए थे ना बॉस। सियाम किसका नाम था? थाईलैंड का था। और निप्पन किसका था? तो जापान का था, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न था कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट प्रथम स्थान पर रहा था। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जल्दी से बताइएगा कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में कौन रहा। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट रहा था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा था, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा था। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न था हमारा कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था जो बताइएगा। तो पहला स्थान था बेटा उत्तराखंड का, दूसरा स्थान किसका था, महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान किसका था, तो उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे वो क्या यहाँ के क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ठीक है, फिर छठा प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो भैया किस में भाग लिया था, बिहार गए थे, कहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह किया था ना 1917 में, नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न था कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई, बताइएगा। तो भैया मतदान निगरान प्रणाली जो है वो कहाँ लागू की गई, गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, क्या है, पणजी है, यहीं पर क्या है, दूधसागर जलप्रपात है। ठीक है, और क्या बताए थे, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और राज्यपाल कौन थे, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई थे। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न था कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ में हम लोग कितनी सीमा बनाते हैं, 4096 किलोमीटर। कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता था, तो नागालैंड नहीं बनाता था। ठीक है, बाकी कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, और कौन सा था, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, यही तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न था कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है। बाकी सदैव सीधा रहता है, लेकिन जब जलीय बात आती है, मतलब तालाब, समुद्र वगैरह में कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न था कि कैंडला किसका मात्रक है। तो बताए थे कैंडला किसका मात्रक था बेटा, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक था। ताप का मात्रक द्रव्यमान और पदार्थ का परिमाण क्या था, मोल था, ये केजी था, ये केल्विन था। बताए थे ना बॉस। चलिए 11वां प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो कौन सी होती है, ये तीनों किसके कारण होती हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, और ये किसके कारण होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, हीरे का चमकना। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न था किस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और द्विस्तरीय अशोक मेहता। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बेटा, तो कौन सा था बेटा, मेरठ था। सही आंसर डी ऑप्शन। माचिस के लिए जरी, दिया सलाई, ये सब कौन है, बरेली। सहारनपुर क्या बताए थे बताओ, वाराणसी लकड़ी के खिलौने, सहारनपुर कागज़ के लिए। ठीक है, चलिए अगला था कि हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र बेटा कहाँ पर, अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, सभी लोग आंसर करिएगा, कम से कम ये तो प्रश्न कल पढ़ाए थे आप लोगों के, सबके आंसर आने चाहिए। इसके साथ में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केला किस जिले का उत्पाद था बेटा, तो कौशाम्बी का था। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। प्रतापगढ़ का क्या था बेटा, तो आंवला था। बलरामपुर का क्या था, ये आप लोग दाल थी ना, बलरामपुर की दाल थी। चलिए देखिएगा, ये कल के प्रश्न हमारे थे और ये आज के प्रश्न थे। ठीक है, बाकी आप लोग अब खुद बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, वीडियो पसंद आई नहीं पसंद आई। अगर नहीं पसंद आई तो भैया आपका मन, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आप लोगों को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।